हेलो साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग दुर्गा पूजा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि हम लोग 2 दिनों के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, दुर्गा पूजा आधी तो पार हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग दुर्गा पूजा को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अब आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। चलिए करंट अफेयर्स को देखें। करंट अफेयर्स के इस क्लास को शुरू करें हम लोग। चलिए आइए करंट अफेयर्स को देखते हैं और करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस क्लास की। तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिम्स के बारे में। आप लोगों को पता होगा रिम्स के बारे में। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज के टाइम पे झारखंड में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो रिम्स है। हालांकि झारखंड में एम्स भी है जो कि देवघर में है। आप सभी को पता होगा झारखंड में एम्स है जो कि देवघर में है, लेकिन रिम्स की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, रिम्स को हम लोग झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिम्स जो है वो उसमें सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आज के टाइम पे जो फैसिलिटीज एम्स में है उससे कहीं गुना ज्यादा फैसिलिटीज जो है वो रिम्स में आपको देखने को मिलेगी। कारण भी है, एम्स रिसेंटली शुरू हुआ है 2 साल पहले और रिम्स आज से लगभग 60-65 साल पहले शुरू हुआ है। तो आइए बात करेंगे रिम्स के बारे में। रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, रिम्स की अगर बात करते हैं, झारखंड कैबिनेट के द्वारा 738 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। कितनी? 738 करोड़, 738 करोड़। किस लिए? रिम्स में जो रिम्स की बिल्डिंग है उसके डेवलपमेंट के लिए और रिम्स के बिल्डिंग के री इनोवेशन के लिए। ठीक है, समझ गए? रिनोवेशन के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं डिटेल में, सभी चीजों को समझते हैं। ये जो आप रिम्स देख रहे हैं, इस रिम्स की स्थापना जो है वो 1960 में हुई है। कब? 1960 में। अब सोचिए 1960 में कोई बिल्डिंग अगर बनाया गया है तो उसे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ रहा होगा। तो इसी मेंटेनेंस के लिए और रिम्स के बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए 738 करोड़ की जो राशि है वो झारखंड कैबिनेट के द्वारा दिया गया है कि चलो भाई रिम्स का एक बार फिर से हम लोग रीडेवलपमेंट करते हैं, पुनर्विकास करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्विकास करते हैं। वही सेम चीजें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट मिल जाएगी कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा रिम्स के भवनों के लिए 738 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है और इस राशि से रिम्स का जो बिल्डिंग है उसका रीइनोवेशन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिम्स की स्थापना, तो आप लोग याद रखेंगे रिम्स की स्थापना 1960 में किया गया था। अच्छा, रिम्स का फुल फॉर्म भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बात करते हैं। क्लास का पीडीएफ सभी लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, आइए। अच्छा, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। पवन कुमार पोद्दार के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पवन कुमार पोद्दार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया है? तो प्रभारी कुलपति बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? प्रभारी कुलपति जो है वो बनाया गया है, यानी एडिशनल वाइस चांसलर। ठीक है, एडिशनल वाइस चांसलर जो है वो बनाया गया है। किन्हें? पवन कुमार पोद्दार को। कहां का? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये है विनोबा भावे विश्वविद्यालय की, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की। ये कहां पे है? हजारीबाग में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहां पे है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में है।
अच्छा, झारखंड के कुछ विश्वविद्यालय हैं जिन्हें आपको याद रखना है। रांची विश्वविद्यालय रांची में है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहां पे है? तो ये हजारीबाग में है। अच्छा, विनोद बिहारी महातो विश्वविद्यालय कहां पे है? विनोद बिहारी महातो विश्वविद्यालय धनबाद में है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कहां पे है? तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है वो दुमका में है। कोल्हान विश्वविद्यालय कहां पे है? कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में है। क्लियर? रांची यूनिवर्सिटी रांची में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, विनोद बिहारी महातो यूनिवर्सिटी धनबाद, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका और कोल्हान यूनिवर्सिटी कहां पे है? तो चाईबासा में। ये कुछ झारखंड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट है और इनको आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिटन फॉर्मेट में देख पा रहे हैं, पवन कुमार पोद्दार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति जो है वो बनाया गया है। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, झारखंड इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि दिसंबर में आप लोगों को झारखंड विधानसभा का चुनाव जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, आप में से कोई बता सकता है झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? आप में से कोई बता सकता है झारखंड विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? झारखंड विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड विधानसभा में टोटल 81 यानी 81 सीटें हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। झारखंड इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो झारखंड के वोटर्स हैं, ठीक है, यूथ है, झारखंड के यूथ वोटर्स को, युवा वोटर्स को जागरूक करने के लिए 881 क्या चीज 881 नाम का एक कला महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाने वाला है। क्लियर? समझे नहीं समझे? आइए, झारखंड इलेक्शन कमीशन चाहती है कि जो दिसंबर 2024 में झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं, उन इलेक्शंस में युवा यानी आप और हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें। इसीलिए झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा युवाओं को जागरूक किया जाता है कि आप जो है वो वोट दीजिए, और अगर ऐसा कोई है जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो वो अपना वोटर कार्ड बनवा ले। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी मोड में वोटर आईडी जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, तो इसके लिए 18 और 19 अक्टूबर को झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब? 18 और 19 अक्टूबर को। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 881। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। क्या नाम है? 881। ठीक है, 881। तो इसका नाम याद रख के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड इलेक्शन कमीशन के द्वारा युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस नाम से एक कला महोत्सव का आयोजन किया गया था? किस नाम से? 881, 881 नाम याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कब आयोजन किया जाएगा? 18 और 19 अक्टूबर को। ठीक है, 18 और 19 अक्टूबर को। ये आप देख पा रहे हैं झारखंड इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अगर झारखंड इलेक्शन कमीशन की हम लोग बात करें तो झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कौन है? झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कौन है? तो इनका नाम है के रवि कुमार। कौन है? तो ये आप देख सकते हैं के रवि कुमार जो है वो झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर हैं। ठीक है, आपको पता चल गया। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें राजीव कुमार। दोनों ही व्यक्ति को आपको याद रखना है। झारखंड के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर तो के रवि कुमार, और भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। क्लियर है? कोई समस्या है आप लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, सभी चीजें यहां पे दी हुई है। क्लियर? आइए, अच्छा, सीसीएल, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। आप सभी को सीसीएल के बारे में पता होगा। सीसीएल का मतलब क्या है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीसीएल में क्या किया जाएगा? सीसीएल में अभी जो है वो एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या है? एक जजेस का बेंच होता है। ये क्या करती है? ये जो है वो जो पेंडिंग केसेस है उन केसेस की सुनवाई करता है। जजेस का एक बेंच होता है। अच्छा, जब भी हम लोग बेंच की बात करें तो आप देखेंगे बेंच में जो है वो ऑड नंबर में जजेस होते हैं। 3 जजेस होते हैं, 5 जजों का एक बेंच होता है, 7 जजों का एक बेंच होता है, 9 जजों का बेंच होता है, 11 जजों का बेंच होता है, 13 जजों का होता है। यानी
ऑड नंबर में आपको बेंच जो है वो देखने को मिलेगा। एक बेंच में जो जजेस का नंबर है वो ऑड नंबर में आपको देखने को मिलेगा। 3, 5, 7, 9, 11, 14 कह रहे हैं, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। ठीक है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जजेस का जो बेंच है उसमें ऑड नंबर में ही क्यों जजों को रखा जाता है, ताकि किसी केस में क्या हो सके, पूर्ण बहुमत मिल सके। आप बोलेंगे सर मतलब मान लेते हैं कि इवन रखते हैं, 10 जजों का एक बेंच होता है और 10 जजों के बेंच में एक फैसला लेना है कि इसको सजा देना है कि नहीं देना है। तो 5 जज कहें नहीं इसको सजा नहीं देना है, 5 जज कहें नहीं इसको सजा देना है, तो अब क्या होगा, 50-50 आ गया, मेजोरिटी नहीं मिला। लेकिन अगर ऑड हो गया, मान लेते हैं 11 जजों का एक बेंच हुआ, उसमें से 6 जजों को यह कहना ही पड़ेगा कि हां इसे सजा देना है और 5 जज ये कहेंगे कि इसे सजा नहीं देना है, या फिर 6 जज ये कहेंगे कि इसे सजा नहीं देना है, 5 जज कहेंगे कि इसे सजा देना है। यानी ऑड और इवन में क्या होगा, ऑड में आपको फुल मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन इवन में हो सकता है कि इक्वल आ जाए, ऑड में कभी इक्वल नहीं होगा। 5.5 तो होगा नहीं, अगर 11 जजों का बेंच होता है 5.5 तो होगा नहीं, आधा आधा तो होगा नहीं। तो इसीलिए जो जजों का बेंच होता है उसमें हमेशा ऑड नंबर में जजेस होते हैं। अच्छा, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में एक जजों का जो बेंच है वो स्थापित किया जाएगा और जो भी पेंडिंग केसेस है उनकी सुनवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बाकी आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे दिया हुआ है कि जब भारत के संविधान की स्थापना की गई थी उस समय ट्रिब्यूनल का कोई भी अस्तित्व नहीं था। इसे बाद में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है, पार्ट 24 में, कौन से पार्ट में, पार्ट 24 में ऐड किया गया, भारतीय संविधान के पार्ट 24 में जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल की तो 323 और 323 बी, ठीक है, 323 ए और 323 बी, 2 आर्टिकल इसको दिया गया है। अच्छा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रिब्यूनल का कोई भी भारतीय संविधान में अस्तित्व था पहले, नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई थी, बाद में इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन यानी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को इसे जोड़ा गया। कौन से पार्ट में? भारत के पार्ट 24 में, पार्ट 24 में, आर्टिकल 323 ए और 323 बी। ठीक है, बाकी सभी बातें यहां पे लिखी हुई है जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। बाकी आप चीजों को देख सकते हैं, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सीसीएल की। सीसीएल में ही इसका गठन होगा। सीसीएल जो है वो कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है। कोल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, कोल इंडिया की कई सारी आपको सहायक कंपनी देखने को मिलेगी। सभी कोल कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन है? कोल इंडिया। जैसे सीसीएल, ईसीएल, बीसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, ये सभी कोल इंडिया की कंपनी है। सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एनसीएल नर्मदा कोलफील्ड लिमिटेड, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है, एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो ये सभी जो कोल कंपनी है वो कोल इंडिया की सहायक कंपनी, यानी कोल इंडिया इन सब की पेरेंट कंपनी है। लेकिन अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में मेनली आपको मेजर 3 कोल कंपनी देखने को मिलेगी। कौन कौन? सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल। ये तीनों कंपनी आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बेसिकली झारखंड में कितनी कोल कंपनी आपको देखने को मिलेगी, हमारे झारखंड में बेसिकली 3 कोल कंपनी है जो कि आपको देखने को मिलेगा, सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए बात करेंगे द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में। अच्छा, सचिन तेंदुलकर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ जाता है, क्रिकेटरों के उपनाम पूछ जाते हैं कि क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर किस खिलाड़ी को कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है, या फिर किस खिलाड़ी को क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर का उपनाम दिया गया है। इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन से ये कि कौन से क्रिकेटर को चीकू किसे कहते हैं, बताएंगे। आप सभी को पता होगा, चीकू विराट कोहली को कहते हैं।
तो उसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्रिकेटरों के उपनाम। मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? तो सचिन तेंदुलकर को। और इन्हें जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का, किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा सभी को। बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर जी बने हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, 20 जुलाई 1908 में बड़ौदा में इसका स्थापना किया गया है। कहां पे? 20 जुलाई 1908 में बड़ौदा में। यानी कहीं ना कहीं आपको यह पता चल रहा है, अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है? आरबीआई क्या? एक रेगुलेटिंग बॉडी है, भारत के सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। आप सभी को पता होगा आरबीआई की जो स्थापना है वो 1935 को किया गया था, 1 अप्रैल को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। यानी आरबीआई के पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। कब? 1908 में। क्लियर है? अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बड़ौदा में ही। ठीक है, बड़ौदा में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसके फाउंडर कौन है? गायकवाड़। ठीक है, गायकवाड़। क्लियर? जैसे वो खिलाड़ी है ना ऋतुराज गायकवाड़, वही इनके गायकवाड़ जी। ठीक है, चलिए यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में चीजें दी हुई है जिससे आप सभी को चीजें पता होगी। फिलहाल अभी के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं। इतने ही करंट अफेयर्स थे जो कि आपको बताना था। और दुर्गा पूजा भी है तो आप लोग भी पूजा को एंजॉय कीजिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट करके बता देंगे। रिम्स में भवनों के विकास के लिए कितनी राशि? 738 करोड़। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रिम्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 1960 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में पवन कुमार पोद्दार को किस विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाया गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसका? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। कहां पे है? ऑप्शन बी में है, वीवीयू हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, बी होगा, बी। इसको सही लोग कर लेंगे सभी लोग। पवन कुमार पोद्दार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में कितनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी है? 3। अभी हम लोग बात किए ना कोल इंडिया के सहायक कंपनी 3, कौन कौन? सीसीएल, ईसीएल, बीसीसीएल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पे भी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी होगा, बी दिया हुआ है, सी होगा, सी। ठीक है, याद रहेंगे। कोल इंडिया की कितनी सहायक कंपनी हमारे झारखंड में है? 3। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल। आगे बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसका? बीओबी। ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। क्लियर है? ठीक है, आई होप आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर कर पाए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे आज। और वैसे भी दुर्गा पूजा है तो क्लासेस आपकी हो नहीं रही है। दुर्गा पूजा के बाद क्लासेस प्रॉपर सही वे में हो जाएगी। थोड़ा आप लोग भी एंजॉय कीजिए। कितना पढ़ेंगे? पढ़ तो रही है, पूरा साल भर तो आप पढ़े ही हैं। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, दुर्गा पूजा में थोड़ा आप भी एंजॉय कीजिए, थोड़ा मैं भी एंजॉय करता हूं, दोनों मिलके घूमते हैं अच्छे से। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए कभी। ठीक है, चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन था जो कि पिछले क्लास में आप लोगों को दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। क्वेश्चन था झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? राहुल सिन्हा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। ठीक है, चलिए और आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के किस गर्म जलकुंड से बैक्टीरिया मिला है, या फिर झारखंड के किस गर्म जलकुंड से मिले बैक्टीरिया से एक मेडिकल पेस्ट बनाया गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और पिछले क्लास में इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है। चलिए हिंट दे देते हैं। हजारीबाग में वो गर्म जलकुंड है, हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, झारखंड का कौन सा हॉट स्प्रिंग है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी गया है। जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया।
ताकि आप लोग जो है वो ज़्यादा टेंशन ना ले, ज़्यादा परेशानी ना ले और पूजा को अच्छे तरीके से इंजॉय करें। ठीक है, तो फिर से आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा को इंजॉय करें। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं दुर्गा पूजा के बाद हम लोग क्लास में ही, और फिर से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो है आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा के बाद कुछ सरप्राइज है। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज रखा गया है दुर्गा पूजा के बाद। तो एक बार दुर्गा पूजा को एंजॉय कर लीजिए, घूम लीजिए, उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है जिसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा और सरप्राइज को रिवील किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से दुर्गा पूजा में, मेला में। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।